नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं संजय पुगलिया। आज़ादी की सालगिरह पर एक खास स्पेशल इंटरव्यू सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिनमें हम बहुत चुने हुए लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी नज़र में ये आज़ादी की सालगिरह उनको कैसी दिखती है और आगे की रूपरेखा उनकी नज़र में क्या है। आज हमारे विशेष मेहमान हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, और वो बहुत अचाल और एग्रेसिव और मुखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इंडिविजुअल लाइफ में कितने सौम्य और सरल किस्म के आदमी हैं। ये बातें मैं आपको बताऊंगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला हिमंता, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। पहला सवाल आपसे यहीं से शुरू होगा कि आपका एक फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेके, असम को लेकर के, और हम लोग पैट्रोनाइजिंग ढंग से बोलते रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल करेंगे, डिकेड से सुनते आए जब से जर्नलिज्म शुरू किया तब से। शायद गलती हमारी भी है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, इमोशनल हो चाहे फिजिकल कनेक्टिविटी का हो, या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर से हम गुजरे, कौन से साइन पोस्ट आप देखते हैं जिससे हम जहां आज पहुंचे हैं वहां हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही क्रिटिकल, क्रूशियल येट वेरी वेरी पोटेंट एंड रिसोर्सफुल जियोग्राफी है भारत का। बहुत सारे कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी का आइडेंटिटी भी होता है कि हमारा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। देन वी इन्वोक आवर स्टेट आइडेंटिटी, देन वी ऑल्सो इन्वोक आवर इमोशनल आइडेंटिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कभी कभी हम हमारे बीच में लड़ते हूँ, कभी कभी वी फाइट विद द हुएवर इज इन पावर इन दिल्ली, एंड येट आप जब दिल्ली का लोग, मुंबई का, चेन्नई का, बेंगलोर का लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, हम बहुत ही हॉस्पिटलिटी से उनको स्वागत भी करता हूँ। तो थोड़ा विविधता है, लेकिन धीरे धीरे जब से नॉर्थ ईस्ट का लोग बाहर, मतलब व्हेन आई से बाहर, आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, काफ़ी सारे यंग पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट का बाहर काम करने आए, और वहाँ में उनका एक अच्छा खासा इनकम हुआ, सेटलमेंट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, काफ़ी सारे गैप रिमूव होने स्टार्ट हो गया है। कुल मिला के मेरा डिस्ट्रिक्ट से सिंस 2010, 14, 16, in last decades, the conflict with the mainland has come down significantly. राइट। इस सरकार में खास बात ये हुई है कि पॉलिटिक्स हो या गवर्नेंस या जिसको कहें डेवलपमेंट, उसके नाते जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक बड़े बड़े लैंडमार्क हैं ये। तो नॉर्थ ईस्ट में पिछले बरसों में चेंज क्या हुआ है? जैसे आपने ये पीपल इंटरेक्शन इंटरफेस का एक चेंज बताया, पॉलिटिक्स कितनी बदली है? क्योंकि इंस्टेबिलिटी तो अभी भी है। एक नॉर्थ ईस्ट में एक परसेप्शनल चेंज हुआ फ्रॉम 2014, कि इसलिए 2014 का पहले मैं नहीं बोलूँगा काम नहीं हुआ था, बट काम वही स्पीड से होता था कि कोई चीफ मिनिस्टर आए, यहाँ कैंप करे, पर्टिकुलर रास्ता का सिक्योरिटी लेके जाए, कोई बड़ा मंत्री एमपी यहाँ आके सालों बात करे, कोई एक रेलवे ट्रैक का सिक्योरिटी लेके जाए। डेवलपमेंट वाज एट वेरी वेरी स्लो पेस। फ्रॉम 2014 सडनली एक कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एकदम चाइना बॉर्डर तक रोड बनना शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक शुरू हुआ, सडनली ऑल मीटर गॉज हैड कन्वर्टेड टू ब्रॉड गेज। एक गुवाहाटी एयरपोर्ट अभी मेरा लगता है कि अगर नया हवाई जहाज इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारा लैंडिंग का जगह भी नहीं है। सो इट बिकम सो मच बिजिएस्ट एयरपोर्ट, इंडियाज 5th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर। सारे नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल फ्लाइट्स एयरपोर्ट पूरा शुरू हो गया, उड़ान स्कीम आया, वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हुआ, हाईवेज काफ़ी बने, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पैमाने में सुधर गया। सो एक 2014 से एक ह्यूज परसेप्शनल चेंजेस हैपन इन नॉर्थ ईस्ट, दैट somebody is caring for the region, somebody is working for the region, and you don't have to go and camp Delhi to getting
your legitimate dues done, because broad gauge was a legitimate expectation. Her state capital Rajdhani Express से जोड़े, that was our legitimate expectation, but वो काम नहीं होता था. मैं नहीं बोला कि bit by bit काम नहीं बना. अगर कोई मेरा एक्सेलरेशन नहीं था, कोई एक फोकस प्रोजेक्ट नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट को करना है. कोई बड़ा एक व्यक्ति एमपी बने, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 साल रूल हुआ, लेकिन नाउ इट इज बियॉन्ड दैट. इट इज द रीजन हैज बिकम फोकस. उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं. आप भी बोलते हैं अभी डिस्टर्बेंस है. आप देखिए मणिपुर में अभी भी डिस्टर्बेंस है, बट नोबडी इज क्रिटिसाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, कोई गृह मंत्री जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे. नोबडी इज सेइंग दैट दिस इज हैपनिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. पहले कुछ भी हो जाता था, द ब्लेम वुड हैव कम टू दिल्ली. नाउ पीपल नो दैट दिस इज आवर कॉन्फ्लिक्ट, नथिंग टू डू विद दिल्ली. सो आप आज मई से ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट में, एंड यू विल सी the politician from mainland is criticizing Narendra Modi, but nobody from Manipur is blaming Narendra Modi. आप जो कह रहे हैं वो फाइन फर्क है. आप ये कह रहे हैं कि वहां के लोग, न सिर्फ मणिपुर या पूरे इलाके के लोग, ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली ने किया. नहीं, अभी दे लुक दिल्ली विथ ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड. लोगों का मन में यही है कि हमने हमारा बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके जो एक दिल्ली को हमने स्पेस देना चाहिए था, दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड. सो रादर मेनी पीपल आर लिटिल बिट डिफेंसिव. तो ये बहुत आप इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं. जब लोग डिफेंसिव हैं, लोगों में सोचने में बदलाव है कि हम हर वक्त दिल्ली को ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसे में ये जो संकट है, क्राइसिस है, जहां पहुंच गया है, ब्लेम गेम को बिल्कुल छोड़ दें. तो अभी सॉल्व करने के लिए आप प्रपोज क्या करते हैं? क्योंकि यहां हम कम सुन रहे हैं, हम एनालिसिस सुन रहे हैं. प्रपोजल टू सॉल्व क्या है? हमारे जो, जैसे मैं शुरुआत में बोला, वी लिव पीसफुली, बट हमारे जो ट्राइबल इलाका है और मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, देयर आर वेरी वेरी डीप रूटेड इश्यूज एग्जिस्ट. क्या आप सोच भी सकता है कि एक कम्युनिटी, आप यू आर ए पीपल ऑफ मणिपुर, बट अभी आप मणिपुर का ही 2/3 हिस्सा में आप लैंड नहीं खरीद सकते हो, लेकिन जो 2/3 हिस्से में है, दे कैन परचेज लैंड इन एंटायर स्टेट. देयर आर इश्यूज. आप जो कांग्रेस का समय से उसका पहले, हमारे जैसे आप भारत में स्टेट बने, उत्तराखंड बने, झारखंड बने, छत्तीसगढ़ बने. मध्य प्रदेश सरकार भी जानते हैं कि मेरा सीमा कहाँ है, छत्तीसगढ़ भी जानते हैं मेरा सीमा कहाँ है, उत्तराखंड जानते हैं मेरा सीमा है कहाँ है, यूपी जानते हैं मेरा सीमा कहाँ है. लेकिन मैं नहीं जानता हूँ असम का सीमा कहाँ है, मिजोरम का सीमा कहाँ है. मैं नहीं जानता हूँ कि अरुणाचल का सीमा कहाँ है, अरुणाचल नहीं जानता है कि मेरा सीमा कहाँ है. स्टेट वेर कार्व आउट फ्रॉम असम. पीपल ऑफ असम हैज नेवर रेज एनी ऑब्जेक्शन. आप उसी समय एक सीमा यू कुड हैव ड्रॉन कि दिस विल बी द लाइन एंड वही हमारा सीमा होगा, ये नया राज्य का ये सीमा होगा. लेकिन जानबूझ के वो सीमा अंकन नहीं किया गया. सो वी आर फाइटिंग टुडे, because now after 50 years, जानबूझ के नहीं किया गया या एडहॉक तरीके से कि करने के लिए स्टेट बना दो और गवर्नेंस भूल गए. why people of north east were angry with the Delhi, because हमारा वहां परसेप्शन है कि ये जानबूझ के नहीं किया गया. okay. इसीलिए दिल्ली का ऊपर और whoever was in power in Delhi, we remain angry. हमारा लगता है कि हमारे बीच लड़वाने का जो व्यवस्था आप ही लोग करके गया. Otherwise we call ourselves at seven sisters. तो ये एक लिंगरिंग प्रॉब्लम है. अब आप लोग इसको कैसे फिक्स करने का सोच रहे हैं कि सीमाएं पक्की हो जाएं? नहीं, इट विल टेक टाइम. अभी धीरे धीरे 2014 से प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए एक हीलिंग टच लेके आए कि ऑल राउंड डेवलपमेंट. टुडे यू गो टू गुवाहाटी, इफ यू हैव विजिटेड 20 years back, you will not see the same city.
If you will go to any part of Northeast, it is not the same geography now. Change has taken place. मैं आपको और थोड़ा पहले का एक कहानी बताता हूँ. थोड़ा दिन पहले इंडियन आर्मी का कोई जवानों ने फायर खोला एक ओटिंग नाम में नागालैंड का स्थान में. कोई लोग मारे गए इन द फायरिंग. अगर पहले आर्मी का फायरिंग में जो भी कारण में अगर कोई कम्युनिटी का लोग मारे, कम से कम 1 साल वो जगह अशांत रहता था. Huge procession, thousands of people would have been on road, burning of shops, anything. जो आर्मी का साथ झगड़ा है, it would have come to the Indian. धीरे धीरे वही काम शुरू हो जाता था मारवाड़ी लोगों का ऊपर, हिंदी भाषी लोगों का ऊपर. People started seeing reflection of army on those people and would have started the same kind of anger and revengeful attitude against them. That was our history. Rightly, wrongly, that was our painful history. But अभी इतना बड़ा कांड हुआ, nobody blame Indian army. They said that we want action against the particular person of Indian army, not against Indian army. We have nothing to do with the central government. I know that Modi ji has not ordered us. But this is a wrong done by these few people. Let court martial happens against these few people. So that perceptual changes happen. अभी भी जो मणिपुर का conflict है, you need to give healing touch. There are so many issues. The Meitei people are demanding tribal status. Kuki people say no, we cannot give. Meitei people are saying that we need equal land rights. Then other people are objecting. Then Meitei people are saying that no, you cannot give shelter to the Kukis from Myanmar. Kuki is saying no, they are our brothers, they are coming here as a refugee, we need to look after them. Meitei is saying that demography is changing. Kuki is saying no, it is the same demography because the India and Myanmar is a new creation. We were together in this geography from thousands of years. So there are so many very complex micro level issue, and it is keep coming back. 1993, you have seen almost 2,000 people got killed out of that conflict. And from 93 to 2023, in last 20 years, except that few years post 2016, there was no permanent peace between the communities in Manipur. So there are long legal reason, constitutional reason, ethnic reason, cultural reason, and you just cannot solve it like that. Yeah. So how do you propose to solve as the immediate healing touch? I think the situation has improved in last 2 months. There is no major incident happening. The viral video has shocked the conscience of the nation, but that video was little bit predated. I mean, it was not of the current happening. It happened 45 days back. But as of now, Manipur situation has improved. One situation improved from law and order point of view. We need to start official discussion with the communities. Today, everybody is talking to Government of India, but they are not talking to each other. So we need to go to the next step. But the way Delhi people, some people are in Delhi saying that one visit of one person will resolve, one statement will resolve. It is not that easy thing. That only expose that how much they are not unaware or they are not know of the situation happening in the Northeast. Right. ऐसे तो आप असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बेसिकली अब हम लोग कैसे देखते हैं कि ये जो पूरा 25 सीट है, तो अब आप उसके डिफेक्टो लीडर या इंचार्ज हैं और आपको वो डिलीवर करना है, आप स्टेटमेंट भी दे रहे हैं इस बारे में. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि असम की अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिक्स साइड में आपने जो इश्यूज पिक किए हैं या उसको जैसे फ्रेम किया है, मैटरनल हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं. लेकिन एक दूसरा क्रिटिक ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से, सिग्निफिकेंट ढंग से, आइडियोलॉजिकल तरीके से आप इसको डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं.
आप इस कमेंट्री पर कैसे रिएक्ट करते हैं? एक लोगों का परसेप्शन बनता है कुछ कुछ बात बोलने का कारण, बट मेरा जो टेस्ट है वो टेस्ट हाउ आई एम गवर्निंग असम। आज अगर आप असम में जाते हो, असम इज ए स्टेट वेयर हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लिविंग पीसफुली। During the Congress regime, when I was also minister, because of the wrong policy, कम से कम every 5 years or 4 years there was a communal conflict and huge bloodshed. So from 2014, Assam is completely peaceful. एक एक करके जनजातीय विद्रोही संगठन मेन में आ रहा है। हिंदू एंड मुस्लिम इज लिविंग पीसफुली। और आप जान के आश्चर्य होगा, जब मैं दिल्ली में बोलता हूँ मद्रासा बंद कीजिए, मुसलमान बेटा बेटी को डॉक्टर बनना है, टुडे यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो इन असम आउट ऑफ 1200 मेडिकल सीट 380 मेडिकल सीट गोज टू द मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स। जो मैं बोल रहा हूँ बाहर में लोग बोलता है इट इज ए कम्युनल स्टेटमेंट, but in Assam that transformation is happening. सारे मुस्लिम बेटियों को अभी आप स्कूल में देखेगा। We are next month I am going to inaugurate 7 colleges only for the Muslim बेटियों के लिए। So huge expansion is happening. तो आपकी बात को हम लोग तो पॉलिटिक्स और इलेक्शन देखते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं यूं इंटरप्रेट करूं कि आप ये कह रहे हैं कि आसाम से बीजेपी का मुसलमानों का वोट शेयर सबसे ज्यादा डिलीवर करेंगे आप? अभी वोट नहीं चाहिए। मेरा एक प्रोनाउंस स्टैंड है कि अभी हमें मुसलमान लोगों का, खास करके जो बंगाली मुसलमान लोगों का वोट है, अभी हमें नहीं चाहिए। किसी सारे जो प्रॉब्लम हुआ वोट के लिए हुआ। कांग्रेस को वोट चाहिए था, इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया, उनमें रोड नहीं बनाया, इलेक्ट्रिसिटी लेके नहीं गया, स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, कोई घर नहीं दिया, कोई आपको जो भी प्रधानमंत्री जी का स्कीम है कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया, घर घर बिजली बाती लेके नहीं गया। आई हैव टेकन ए प्रिंसिपल स्टैंड कि देखो मुझको वोट नहीं चाहिए, मुझको अभी नेक्स्ट 10 years आपका इलाका में डेवलपमेंट करना है, आपका यहाँ में साइल मैरिज को खत्म करना है, आपका इलाका में मुझको ये इंश्योर करना है कि लोग मद्रासा ना जाए, लोग मेडिकल कॉलेज जाए, लोगों को मुझको ये इंश्योर करना है कि हर मुसलमान गर्ल्स गोज टू स्कूल एंड कंटिन्यू अप टू ग्रेजुएशन लेवल। तो 10-15 साल मुझको ये काम करना है, फिर जाके मैं वोट मांगूंगा। अभी वोट का जरूरत नहीं है, बिकॉज वोट मांगने से ही वो एक लेना देना जैसा हो जाएगा। आप नहीं बना, तो मैंने अभी इसको ट्रांजैक्शनल नहीं बनाना चाहता हूं। तो 2016 इलेक्शन में, 2020 इलेक्शन में मैंने स्टैंड लिया कि आपका इलाका में हम कैंपेन के लिए नहीं जाऊंगा। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया, आज से हम आपका वहां नहीं आऊंगा, फिर चुनाव जीतने का बाद आऊंगा। एंड इस बार भी मैं लोकसभा चुनाव का पहले मैं ही बोल रहा हूं कि आप लोग जिसको भी वोट देना है ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बीजेपी आपका वहां कैंपेन के लिए भी नहीं जाएगा, लेकिन आप मुझे काम करने का मौका दो। लेकिन आप जब इमोशनल कनेक्शन की बात अभी कर रहे थे नेशनल संदर्भ में, तो वो इमोशनल कनेक्शन वोट ले न ले फिर भी बनाना चाहिए और आपको जाना चाहिए कैंपेन के लिए। देखिए, कैंपेन में नहीं जाना चाहिए, बाकी समय जाइए। वो खाली 21 दिन ही मत जाइए ना, यू डोंट गो दैट 21 days, वो समय कांग्रेस को दे दीजिए। किसे लेट देम रियलाइज दैट कांग्रेस और मेरा संबंध वोट का है और बीजेपी और मेरा संबंध वोट से ऊपर है। तो मैं उसी ढंग से, बट दिस इज ए वेरी पॉजिटिव वे मैं कर रहा हूं। मैं हर महीना में कोई ना कोई मुस्लिम जिले में जाता हूं, कोई मुस्लिम इलाका में जाता हूं, सबका साथ मिलता हूं। अभी 15 दिन पहले उनका ही एक इलाका में बहुत बड़ा एक ब्रिज का उद्घाटन था, वहां में भी मैंने किया। हर जगह में जाता हूं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स और वोट का बात नहीं करता। इंटरेस्टिंग है आपका तरीका काम करने का। मैंने कोशिश की, बहुत अच्छी बातें हुई और आपने बहुत डिटेल में बताया
कि हम लोग कुछ खास तरह की पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर इंटरव्यूज़ एंकर लोग ही डोमिनेट करवा देते हैं खास आदमी और एक खास पार्टी के बारे में बात करने के लिए। लेकिन एक मैंने बहुत अजीब सा स्टेटमेंट देखा जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कल ही हुआ ये। आपके पुराने दोस्त जयराम रमेश ने दो लोगों को पापी कहा, एक हितेश्वर सैकिया को और एक गोगोई साहब को। मुझे लगता है इस पर आपके कुछ कमेंट्स जरूर होंगे। देखिए, एक बात है, जब मैं कांग्रेस में रहा, जयराम रमेश was never kind to me and I was also not kind to him. वेरी कैंडिड। तो मैंने उनका घर में कभी नहीं आया, और जब वो असम में जाता था तो मैं उनको कभी रिसीव नहीं किया, ऑल्दो आई वॉज अ स्मॉल पॉलिटिकल वर्कर, बिकॉज मेरा पहला दिन से वो लोगों उनसे मेरा वाइब अच्छा नहीं लगा। क्या प्रॉब्लम है आपको जयराम से? प्रॉब्लम यही है कि इटोपियन है, आप ही खुद राज्यसभा में आते हैं और आप ही पॉपुलर लीडर को गाली देते हो। आप आज सोचिए, अगर जयराम रमेश जी मेरा ऊपर टिप्पणी करता है और मेरे जैसा लोगों को आप बोलते हैं कि देखो ही इज दैट, ही इज दिस, will people of Assam will appreciate him? How they are disconnected? उन्होंने क्या सिन का पाप किया कि आपको मौका दिया? देखिए, उन्होंने मुझको मौका नहीं दिया। मैंने गोगोई साहब को जिंदा रहने से भी, जिंदा जब था, मैंने उनको प्रूफ करके दिखाया कि मैं आपका सिंपैथी के लिए यहाँ नहीं हूं, मेरा अपना जमीन है। बिल्कुल। हितेश्वर सैकिया जी मुझको कांग्रेस नहीं लाया, मैंने पूरा असम का स्टूडेंट्स कम्युनिटी को उनका रिक्वेस्ट में कांग्रेस का साथ वो समय जुड़वाया। उसके लिए आई बिकम टारगेट ऑफ अल्फा एंड आई सेव माई लाइफ, और डेस्टिनी हैज सेव माई लाइफ एटलीस्ट इन 3 क्लोज एनकाउंटर। तो इस व्यक्ति का कोई ये नहीं है। जब हितेश्वर सैकिया जी से मैं मिला था, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज द 3 टाइम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द असम बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो कांग्रेस ने, मैं पहला दिन से ही कांग्रेस को बोला, देखो आपने मुझको कुछ नहीं दिया, मैंने आपको बहुत दिया जी। तो मैं ये बात को कभी नहीं मानता हूं कि गांधी फैमिली हमें कुछ देता है। मैं हमेशा मानता हूं कि हमारा खून से गांधी फैमिली बना है। बिल्कुल। लोग जो बोलता है ना कि इसको राहुल जी ने इतना दे दिया, राजीव जी ने इतना दे दिया, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं इट वाज अ स्ट्रीट सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी। वो खून देते हैं और आप दिल्ली में बैठ के आप राज करते हैं। इट इज ए रादर रिवर्स रिलेशन। तो ये जयराम रमेश जैसा लोग, वो लोग दरबारी है, और दरबारी लोग ये हकीकत नहीं जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। आपने कहा राज्यसभा, आपने कहा दरबारी। आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा और दरबारी टाइप लोग अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को मिसलीड भी कर सकते हैं पूरा। ये एक, इसीलिए हमारा प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलता है कि एक्सेप्ट इंटेलेक्चुअल पीपल, कि जयशंकर जी हो जाए, निर्मला सीतारमन जी हो जाए, फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक्सेप्ट द फ्यू पीपल who because of their domain knowledge लोकसभा नहीं लड़ सकता है, उनको देश को अलग से जरूरत है बिकॉज ऑफ देयर वास्ट एक्सपीरियंस, वास्ट नॉलेज, जिसको हम लोग राडर पॉलिटिक्स में बुलाता हूं कि आप लोग आइए, एंड दे कम टू पॉलिटिक्स सैक्रिफाइसिंग देयर नॉर्मल पर्सनल राडर बूमिंग कैरियर। टुडे आई कैन से दैट अबाउट निर्मला सीतारमन, जयशंकर जी। ये एक क्लास है। बाकी जो दरबारी लोग हैं, दरबारी लोगों को हमेशा लोकसभा लड़ना चाहिए, अपने आप को प्रूफ करना चाहिए और आना चाहिए। और कोई रीजन में ठीक है, आप चुनाव हार गया तो आपको राज्यसभा मिलेगा, पार्टी अगर सा है, लेकिन पीपल लाइक जयराम रमेश, लड़ो तो सही। सो मेनी, आई डोंट, बिकॉज यू हैव रेज हिज नेम, कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। कभी लोगों का को पेन है, लोगों का एगोनी है, आप मेरा ऊपर कमेंट देते हो। मैं 27 साल से चुनाव लड़ा, और अभी जब मैंने जीता, प्रोबेबली आई गॉट 90% ऑफ द वोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैन इट बी बिकॉज ऑफ somebody's love for me, because somebody patronized me?
I'll say that this is simply because people of Assam loves me. ये जो लोग इसको बोलते हैं कि इसने बनाया उसने बनाया, एक बार भी नहीं बनाया कि लोगों ने बनाया. That is a feudal approach. That is a feudal approach to life. हितेश्वर सैकिया ने बनाया, तरुण गोगोई ने बनाया. यार तरुण गोगोई को हम लोग ने चीफ मिनिस्टर बनाया. As a MLA we vote for him and that's the constitutional norms. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब आखिरी एक सवाल मैं पर्सनल नोट पे पूछना चाहता हूं आपसे मेरा एक क्रिब है. आपने एक बात कही है, कई बार कही है कि पर्सनल लाइफ हो, घर हो, दफ्तर हो, बाहर हो, पर्सोना एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए. तो जब मैं पहली बार आपसे मुंबई में मिला तो आप तरुण गोगोई बीमार थे और आपने हफ्तों महीनों उनकी सेवा में वहीं कैंप करते रहे. आपको ज़्यादातर लोग एक विनम्र सौम्य रूप में जानते हैं, लेकिन आजकल जो नए लोग आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपको बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही रफ टफ व्यक्ति के रूप में जानते हैं. नहीं, पहला बात यही है, पॉलिटिक्स में आप कोई अपना व्यूज रखने के लिए यू हैव टू बी एग्रेसिव, बट पर्सनल लाइफ में आप एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट किंग, यू आर वन अमंग द पीपल. जब आपने गोगोई जी का नाम बोला इसलिए मैंने आपको मैंने जब मुंबई में मिला था, उनका सर्जरी हुआ था, हार्ट का सर्जरी. आई थिंक हम लोग 3 दिन तक सोया भी नहीं था, उधर ही हम लोग पड़ा रहा हॉस्पिटल का बाहर, बिकॉज दैट काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशन वी हैड. बट एक जब वो सीएम नहीं था, अभी का बात बोल रहा हूँ, एंड बाय दैट टाइम आई बिकम द चीफ मिनिस्टर एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज हेल्थ मिनिस्टर. गोगोई जी का कोविड हुआ और गोगोई जी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ फॉर कोविड ट्रीटमेंट. एंड यू नो दैट कोविड का समय तो लोगों को मास्क लेना, ड्रेस लेना और कोविड पेशेंट का पास तो जाना ही संभव नहीं था. वो समय में भी गोगोई जी अपना बिस्तर में था कोविड वार्ड में, और मैं कोविड वार्ड का अंदर में था. सर्जरी थिंग्स was much before, that was the incident of 2011. बट अभी जब 2020 में और बाद में जब गोगोई जी का बीमार का बातें हुआ, कोविड हुआ, मैं गोगोई जी का बेड का साथ था एंड आई यूज टू मीट हिम एवरी ऑल्टरनेट डे. मैं आता था काम से, तुरंत में अपना जो डॉक्टर वाला ड्रेस पहन लेता था, ऑल्दो आई एम नॉट डॉक्टर, बट पूरा you have been a health worker, you have focused a lot on अपने health. आप को पूरा ग्लव्स वगैरह पहन के आई यूज टू गो टू हिज रूम एंड वी यूज टू टॉक फॉर आवर. बाय दैट टाइम आई एम इन बीजेपी, इज इन कांग्रेस, और वो मुझको सलाह देता था कि हिमन ऐसे कर लो, एनसीसी लोगों को बुला लो, मास्क नहीं पहनता तो तुम लोग फाइन मत करो पुलिस से, एनसीसी से फाइन करवा दो. So like that kind of discussion we used to have inside COVID ward. So असम का कोई पॉलिटिशियन से मेरा झगड़ा नहीं है. विपक्ष, अपोजिशन, रूलिंग, सबका घर में मैं जाता हूँ, सब मेरा घर में आते हैं, और we have created a very very favorable political climax in Assam. आप असम में ही देखेगा, कोई भी सरकार आते हैं, कोई भी आते हैं, रूलिंग अपोजिशन, हम लोग वी लिव लाइक ए फैमिली. बिल्कुल. तो लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सुपर लास्ट क्वेश्चन. आपने कहा है कि बहुत सारे कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने जरूर एक लिस्ट बनाई होगी, उसमें गौरव का नाम है ऊपर में. देखिए, मेरा लगता है कि गौरव गोगोई बीजेपी में सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए जो भी मेरा जो मानना है, और इफ आई प्रूव रॉन्ग आई विल बी हैप्पी, जो एक कांग्रेस का जो फ्यूडल लॉर्ड्स है या लॉर्ड्स था, उनका जो कल्चर है, दे हैव सीन ए कल्चर इन देयर होम व्हिच इज एलियन टू द कल्चर ऑफ बीजेपी. तो इसीलिए यहाँ में आके ज्वाइन करके अपने आप को बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ बिकॉज माई फादर वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन. नाउ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं लोग कर पाते हैं, ये भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है.
तो people like Gaurav Gogoi, when they have to come to BJP, they have to come for a big cultural transformation. और मैं उसको तो मैं बच्चा से जानता हूँ, so I will feel that it will be difficult for him. It will be not be very easy. घर का लोग भी कोई सारे एनजीओ में इन्वॉल्व है, तो ये बहुत इजी नहीं होगा. तो इसीलिए बेटर आई शुड नॉट रिक्वेस्ट. चलिए, आई होप कि वो आपकी एडवाइस सुने और उस पर ध्यान दें. आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, और फिर आपसे जल्दी ही गुवाहाटी में आके मिलेंगे. श्योर, थैंक यू. थैंक यू सो मच.